1990 से पहले इंडिया एक सोशलिस्ट इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करता था। सरकार का रोल बहुत ज्यादा था। इकोनॉमी के ज्यादातर पहलुओं को सरकार कंट्रोल करती थी। इसमें इंडस्ट्री, ट्रेड और फाइनेंस शामिल थे। लेकिन इस मॉडल की वजह से ग्रोथ स्लो थी। 1991 में इंडिया को बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस का सामना करना पड़ा। यह साफ हो गया कि एक नए नजरिए की जरूरत है। यहीं से इंडिया का इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन के साथ सफर शुरू हुआ। 1991 का बैलेंस ऑफ पेमेंट्स क्राइसिस एक टर्निंग पॉइंट था। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत तेजी से घट रहे थे। देश अपने इंटरनेशनल डेट ऑब्लिगेशंस को पूरा करने में नाकाम होने की कगार पर था। इस क्राइसिस ने सरकार को जल्दी से एक्शन लेने पर मजबूर कर दिया। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF से लोन लेने के लिए सरकार ने कई टन सोना गिरवी रख दिया। IMF लोन कुछ शर्तों के साथ आया था। इंडिया को अपनी इकोनॉमी में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने थे। इन रिफॉर्म्स का मकसद था सरकार का कंट्रोल कम करना और इकोनॉमी को खोलना। प्राइम मिनिस्टर PV नरसिम्हा राव और फाइनेंस मिनिस्टर मनमोहन सिंह की सरकार ने इस मौके का फायदा उठाने का फैसला किया। उन्होंने कई इकोनॉमिक रिफॉर्म्स शुरू किए जिन्होंने इंडिया के इकोनॉमिक इतिहास की दिशा ही बदल दी। यहीं से न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी यानी NEP की शुरुआत हुई। NEP एक रणनीति थी जो इंडियन इकोनॉमी को मजबूत बनाने के लिए बनाई गई थी। लिबरलाइजेशन इसका अहम हिस्सा था। इसका मकसद था सेक्टर्स पर से सरकार का कंट्रोल कम करना, फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर पाबंदियां कम कर दी, इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसीज को आसान बनाया गया, इंपोर्ट टैरिफ कम कर दिए गए। दूसरा हिस्सा था प्राइवेटाइजेशन। सरकार ने PSU में हिस्सेदारी बेचनी शुरू की। एफिशिएंसी और प्राइवेट सेक्टर कंपटीशन को बढ़ावा देना। टेलीकम्युनिकेशंस, बैंकिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर में प्राइवेट भागीदारी को बढ़ावा। तीसरा हिस्सा था ग्लोबलाइजेशन। इंडिया ने अपनी इकोनॉमी को ग्लोबल मार्केट से जोड़ा। एक्सपोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए ट्रेड पॉलिसीज को लिबरलाइज किया। फॉरेन कंपनियों के लिए कारोबार आसान। मकसद था फॉरेन कैपिटल और टेक्नोलॉजी को आकर्षित करना। NEP का मकसद था कि इंडियन इकोनॉमी ज्यादा कॉम्पिटिटिव और एफिशिएंट हो। 1991 के बाद से लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन यानी LPG इंडियन इकोनॉमी के सबसे चर्चित शब्द बन गए। लिबरलाइजेशन ने लाइसेंस राज को खत्म कर दिया। इसने बिजनेसेस को ब्यूरोक्रेटिक अड़चनों से आजाद कर दिया। सरकार ने कीमतों और उत्पादन को कंट्रोल करने में अपनी भूमिका कम कर दी। इससे बाजार की शक्तियों को संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करने की अनुमति मिली। प्राइवेटाइजेशन का मकसद था PSU की कार्यकुशलता में सुधार करना। इनमें से कई उद्यम अक्षमता और घाटे से जूझ रहे थे। माना जा रहा था कि निजी स्वामित्व बेहतर मैनेजमेंट प्रैक्टिस लाएगा और उनके वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार करेगा। सरकार ने राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए विनिवेश से होने वाली आय का भी इस्तेमाल किया। वैश्वीकरण का उद्देश्य भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत करना था। व्यापार बाधाओं में कमी ने भारतीय वस्तुओं को अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी बना दिया। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश यानी FDI का प्रवाह बढ़ा, जिससे बहुत आवश्यक पूंजी और प्रौद्योगिकी आई। वैश्वीकरण ने भारतीय कंपनियों को अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में उतारा, जिससे उन्हें अधिक कुशल और अभिनव बनने के लिए मजबूर होना पड़ा। कारण सेक्शन 5 रिफॉर्म का फल, नई आर्थिक नीति की सफलताएं। NEP का अपनी LPG नीतियों के साथ भारतीय अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव पड़ा। इसका सबसे स्पष्ट प्रभाव आर्थिक विकास में तेजी के रूप में दिखाई दिया। भारत की GDP विकास दर सुधारों के बाद 7 से 8% हो गई। इसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला। सुधारों ने भारत की उद्यमशीलता की भावना को उजागर किया। निजी क्षेत्र का विकास हुआ, जिससे रोजगार सृजन और नवाचार को बढ़ावा मिला। नए उद्योग उभरे और मौजूदा उद्योगों का विस्तार हुआ। भारतीय उपभोक्ता के पास पहले से कहीं अधिक विकल्प थे।
दूरसंचार, सॉफ्टवेयर और ऑटोमोबाइल जैसे क्षेत्रों में विदेशी निवेश आया। भारत सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं का एक वैश्विक केंद्र बन गया। सुधारों के कारण विदेशी मुद्रा भंडार में भी वृद्धि हुई। एनईपी की सफलता ने वैश्विक मंच पर भारत को एक उभरती हुई आर्थिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। सेक्शन 6। सिक्के का दूसरा पहलू, आर्थिक उदारीकरण से आई चुनौतियां। हालांकि एनईपी काफी सारे सकारात्मक बदलाव लेकर आया, लेकिन इसके कुछ आलोचक भी थे। आलोचनाओं में से एक यह थी कि विकास का लाभ समान रूप से वितरित नहीं हुआ। जहां अमीर और अमीर होते गए, वहीं गरीब पीछे छूटते गए। इससे आय का अंतर बढ़ा और सामाजिक अशांति फैली। एक और आलोचना यह थी कि सुधारों के कारण कुछ क्षेत्रों में नौकरियों का नुकसान हुआ। सस्ते आयात के कारण कुछ घरेलू उद्योग बंद हो गए। निजीकरण के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की नौकरियां भी गईं। इससे बेरोजगारी और सामाजिक अशांति फैली, खासकर ग्रामीण इलाकों में। विदेशी वस्तुओं और संस्कृति के तेजी से आगमन ने भारतीय मूल्यों और परंपराओं के क्षरण के बारे में भी चिंता जताई। आलोचकों ने तर्क दिया कि वैश्वीकरण सांस्कृतिक एकरूपता और भारत की अनूठी पहचान के नुकसान की ओर ले जा रहा है। बाजार की शक्तियों पर एनईपी के जोर ने शिक्षा और स्वास्थ्य सेवा जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक निवेश में भी गिरावट आई। इससे सामाजिक असमानताएं और बढ़ीं। सेक्शन 7। आगे का रास्ता तय करना, एक वैश्वीकृत भारत के लिए सुधार। चुनौतियों के बावजूद एनईपी ने भारत की आर्थिक यात्रा में एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। इसने देश के एक वैश्विक आर्थिक शक्ति के रूप में उभरने का मार्ग प्रशस्त किया। हालांकि यह यात्रा अब भी पूरी नहीं हुई है। समावेशी और सतत विकास सुनिश्चित करने के लिए भारत को अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार जारी रखने की आवश्यकता है। महत्वपूर्ण चुनौतियों में से एक असमानता के मुद्दे को संबोधित करना है। अधिक न्याय संगत समाज बनाने के लिए सरकार को शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और कौशल विकास में निवेश करने की आवश्यकता है। समाज के सबसे कमजोर वर्गों की रक्षा के लिए सामाजिक सुरक्षा तंत्र को मजबूत करना भी जरूरी है। एक और चुनौती है अधिक और बेहतर नौकरियां पैदा करना। रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए सरकार को श्रम प्रधान उद्योगों को बढ़ावा देने और बुनियादी ढांचे में निवेश करने की जरूरत है। इसे कार्यबल को 21वीं सदी की अर्थव्यवस्था में आगे बढ़ने के लिए आवश्यक कौशल से लैस करने की भी आवश्यकता है। सेक्शन 8। पसंद की ताकत, भारतीय उपभोक्ता का उदय। एनईपी के सबसे महत्वपूर्ण परिणामों में से एक था भारतीय उपभोक्ता का उदय। बढ़ती क्रय शक्ति और विभिन्न प्रकार की वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता के साथ भारतीय उपभोक्ता अर्थव्यवस्था में एक प्रेरक शक्ति बन गए। इससे मांग में तेजी आई, जिससे आर्थिक विकास को और बढ़ावा मिला। भारतीय उपभोक्ता, जो कभी विकल्पों तक सीमित था, समझदार और ब्रांड के प्रति जागरूक हो गया। विदेशी ब्रांडों के आने से घरेलू कंपनियों को अपने उत्पादों और सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार करना पड़ा। इससे प्रतिस्पर्धा और नवाचार का एक सकारात्मक चक्र बना, जिससे उपभोक्ताओं को फायदा हुआ। उपभोक्ता के उदय का भारतीय समाज पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। इससे आकांक्षाओं और जीवन शैली में बदलाव आया। उपभोक्तावाद प्रगति और आधुनिकता का प्रतीक बन गया। विशाल और विविध उपभोक्ता आधार वाला भारतीय बाजार वैश्विक व्यवसायों के लिए एक प्रतिष्ठित लक्ष्य बन गया। सेक्शन 9। एनईपी की विरासत, भविष्य के विकास की नींव। एनईपी एक साहसिक प्रयोग था जिसने भारतीय अर्थव्यवस्था को बदल डाला। इसने बाजार की शक्ति को उजागर किया
और भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था में एकीकृत किया। हालांकि यह यात्रा अपनी चुनौतियों के बिना नहीं रही है, लेकिन सुधारों ने निस्संदेह भारत के भविष्य के विकास की नींव रखी है। जैसे जैसे भारत एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति के रूप में विकसित हो रहा है, उसे अपने पिछले अनुभवों से सीखने की जरूरत है। उसे उदारीकरण और समावेशिता के बीच बाजार की ताकतों और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन बनाने की जरूरत है। भारत के लिए चुनौती यह सुनिश्चित करना है कि उसकी आर्थिक प्रगति का फल उसके प्रत्येक नागरिक तक पहुंचे, जिससे एक अधिक समृद्ध और न्याय संगत समाज का निर्माण हो। एनईपी की विरासत भारत के आर्थिक प्रक्षेप वक्र पर इसके परिवर्तनकारी प्रभाव में निहित है। यह साहसिक सुधारों की शक्ति और बदलते वैश्विक परिदृश्य के अनुकूल होने के महत्व की याद दिलाता है। जैसे जैसे भारत 21वीं सदी की जटिलताओं को पार कर रहा है, एनईपी से सीखे गए सबक उसकी आर्थिक नीतियों का मार्गदर्शन करते रहेंगे।